शांत हो जाइए, बैठिए तेजी से। कौन प्रश्न है? 298 का गिनी को दिक्कत है। एलर्जेंस असंक्रामक होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन ई का इसका बी सही उत्तर है। संक्रामक का जिनका भी क्वेश्चन था ध्यान दीजिएगा। संक्रामक का मतलब हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैले। तो एलर्जेंस जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलते, एक ही बॉडी में रहकर एलर्जी पैदा करते। उदाहरण के लिए किन्हीं को एलर्जी किसी कारण पर, तो वो संक्रामक नहीं होते, दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। कमेंट सेक्शन को बड़ा करेंगे भाई। अंकित कुमार और सिंह की कुमारी, पराक्रम जी। सिंह की SIN के आई सिंह किन हुआ। चलिए सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा मैसेज भेज दीजिए, सभी लोग जुड़ेंगे। सुनील कुमार, चलिए ऐसे सीधा सीधा नाम पढ़ने का ये अंतिम मौका। अगला जनरेशन का नाम तो इतना कठिन कठिन हो गया है कि दूसरा छोड़िए, बच्चों की मम्मी को ही दिक्कत होता है नाम ले। सही बोल रहे हैं। अभिषेक कुमार, ऋतिक कुमार, शिव कुमार, खुशी, कमलेश, नीतीश, कमलेश यदुवंशी, अजीत कुमार, ऋतिक कुमार, विकास शाह, राहुल कुमार, कल्याणी कुमारी, इम्तिजाज अली, ऋतिक कुमार। चलिए सभी दोस्तों का हृदय से स्वागत है, हृदय के गहराइयों से स्वागत है। और इतना स्वागत है कि आंख से आंसू आ गया। चलिए चलिए, आंसू झूठा आंसू है, टेंशन नहीं लीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते, लगता है आंख में कुछ चल गया है। आइए शुरुआत करें। चलिए, ऑनलाइन जो दोस्त जुड़ते हैं ना, उसका एक बड़ा सा समस्या ये रहती है कि आप हम लोगों पर ध्यान नहीं देते, कुछ पढ़ते नहीं है। और हम सोचते हैं कि कमेंट सेक्शन पर ध्यान देंगे तो बहुत बात ऐसा रहता है कि दिमाग घूम जाता है। तो हम बहुत ज्यादा कमेंट को पढ़ते नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जितना पढ़ाने आए हैं उसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाकर समझाकर निकल जाए, तो ये कोशिश रहती है। और आप जानते हैं पढ़ाना समझाना एक एक बात को, और उसमें अगर हम 10 मिनट कमेंट सेक्शन पर ध्यान देंगे, 5-10 मिनट बर्बाद हो जाएगा मेरा, जैसे अभी हो रहा है। तो तो आइए दोस्तों, हम बायोलॉजी के 3 शानदार चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। आशा करते हैं सब लोग याद कर लिए होंगे। बाकी जिनको याद नहीं हुआ एवं जिससे याद हो ही नहीं रहा है,
उनको भविष्य पता है, हम फिर से बताएंगे नहीं। और हमारी कोशिश इस बैच में पूरी कोशिश रहती है कि जो भी करवा रहे हैं वो क्लास में याद हो जानी चाहिए। बेशक आप लोग सीनियर स्टूडेंट है, बहुत कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये समस्या होगी कि आपको क्लास में याद ना हो। तो क्लास में याद होगा, लेकिन इसका शर्त है कि आपको शांत रहना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा। अभी भी हमारे कई दोस्त है जो आपस में बात कर रहे हैं, टोपी पत से पता चल रहा है, टोपी ऐसे है तो बात हो रहा है कि ना है। तो आइए दोस्तों, चौथा चैप्टर, और चौथा चैप्टर में हम पौधों की दुनिया का सैर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जीवन दायिनी पौधा जो इस पृथ्वी पर है वो सारे एक जैसे नहीं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जल में ही रहते हैं, जल से बाहर उनका अस्तित्व नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जल के किनारे ही रहते हैं, उसके आगे उसका अस्तित्व नहीं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र पर ही उगते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें फूल खिलते हैं, फल लगते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कभी भी फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें पूरे जीवन काल में एक बार फूल लगता है, फल लगता है। तो इस पृथ्वी पर है, बात मत लीजिए। अच्छा, इस पृथ्वी पर जो पौधे हैं वो सारे पौधे एक जैसे नहीं। इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पौधे हैं, और उन्हीं पौधों से संबंधित प्रश्न में ये चौथा चैप्टर आपको। चौथा चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जिसमें सारे पौधे को रखा गया। और एक प्रश्न की पौधा किसे कहते हैं? तो पौधा का सबसे सामान्य परिभाषा, जिनके कोशिका में क्लोरोफिल है वो पौधा, लेकिन ये सामान्य परिभाषा पूरी तरह से सही। साइनोबैक्टीरिया के कोशिका में भी क्लोरोफिल है, तो क्या साइनोबैक्टीरिया को पौधा कह दीजिएगा? कई एक कोशिकीय सजीव युगलिना प्रकाश संश्लेषण करता है, तो क्या युगलिना पौधा है? पौधा होने के लिए जरूरी है बहुकोशिकीय होना। बहुकोशिकीय सजीव जिनके कोशिका में क्लोरोफिल है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, वही पौधा है। कई एक कोशिकीय सजीव भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन वे पौधे नहीं। तो हर वो सजीव जो प्लांट किंगडम में है वो पौधा है। और पौधा का परिभाषा ये है, बहुकोशिकीय सजीव जिनके कोशिका में क्लोरोफिल है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वही सजीव पौधा है। तो पौधा कहने के लिए दो शर्त है। पहला मल्टी सेलुलर, दूसरा कोशिका में क्लोरोफिल। ये दो जरूरी चीज। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि के गुणों के आधार पर किसको? जीवों को, जीव का मतलब सजीव है, विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। अब वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सारे सजीव एक जैसे नहीं है। अगर बायोलॉजी में सजीव को एक एक करके पढ़ने लगेंगे ना, उम्र बीत जाएगी, सजीव खत्म नहीं होगा। तो सजीवों का अध्ययन को आसान बनाने के लिए समान गुण वाले सजीव को एक वर्ग में रखा जाता है, कि ताकि एक वर्ग में किसी एक सजीव का अध्ययन कर उस वर्ग के अन्य सजीवों का सही सही अंदाजा लगाया जा सके। आप शेर के बारे में पढ़िएगा, बाघ के बारे में पढ़िएगा, सियार के बारे में पढ़िएगा, दिक्कत होगा ना। तो वैज्ञानिकों ने एक श्रेणी बना दिया है जिसका नाम है कार्निवोरस। जितना मांस खाने वाला जंतु है सबको उसमें डाल दिया है।
अब आपको अलग अलग नहीं पढ़ना, कार्निवोरस श्रेणी का किसी एक के बारे में पढ़ लीजिए, सब में वैसा ही होता। तो सजीवों का अध्ययन आसान बनाना हो तो सजीवों का करना पड़ता है। अब वर्गीकरण का मतलब है समान गुण वाले को एक वर्ग में रखिए और असमान गुण वाले को अलग अलग रखिए। तो जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना क्या कहलाता है? और वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि ताकि सजीवों का अध्ययन करना आसान हो जाए। नहीं तो पृथ्वी पर इतने सारे सजीव है कि उसका एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं होगा। सारे सजीवों का अध्ययन करना है तो समान गुण वाले सजीव को एक वर्ग में रखना पड़ेगा और उस वर्ग में किसी एक सजीव का अध्ययन करके उस वर्ग के अन्य सारे सजीवों के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। समान गुण वाले सजीवों को एक जगह करना ही क्या कहलाता है? और वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। विभिन्न श्रेणियों में बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वर्गीकी अलग है, वर्गीकरण भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर सजीव का विभिन्न श्रेणियां बनाना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में होगा, तो टैक्सोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पढ़ा जाता है किसके बारे में? क्लियर हो गया? और दोनों कथन। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ताकि सजीवों का अध्ययन आसान। जो महत्व केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का है, जो महत्व केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का है वही महत्व बायोलॉजी में। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि समान गुण वाले तत्व को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। पीरियोडिक टेबल अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते तो आप जानते होंगे कि समान गुण वाले ग्रुप को, समान गुण वाले तत्व को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है और उस ग्रुप में किसी एक तत्व के गुण को पढ़ लीजिए, बाकी सबका गुण उसी तरह का। तो जिस तरह केमिस्ट्री में समान गुण वाले तत्व का एक वर्ग बनाया गया है, उसी तरह सजीवों के अध्ययन को आसान करने के लिए बायोलॉजी में समान गुण वाले सजीव को एक वर्ग में रखा जाता है कि ताकि उस वर्ग में किसी एक को पढ़कर बाकी सबका अंदाजा लग जाए। आपको बायोलॉजी में मानव शरीर पढ़ लिया ना तो बंदरों के बारे में आपको अनुमान लग जाएगा, क्योंकि बंदर और मानव एक ही वर्ग में। समझे कि न समझे? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? टैक्सोनॉमी के फादर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? क्योंकि पहली बार वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया? लीनियस ने किया। लीनियस ने ही पहली बार सजीवों का वर्गीकरण किया था पौधा और जंतु में। सिस्टीमो नेचुरी पुस्तक किसने लिखा? लीनियस ने लिखा और इसी पुस्तक में लीनियस ने पहली बार सजीवों के वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज यानी जाति। जाति किसे कहते हैं आप जानते हैं ना? जाति मतलब जाति जनगणना नहीं, जाति मतलब जाति। व्हाट इज जाति समझिएगा। समान प्रकार के जीव जो आपस में प्रजनन करे, अपने जैसे बच्चा उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? जाति। बात समझ गए ना? समान गुण वाले सजीव जो आपस में प्रजनन करे, अपने जैसे संतान उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए ना?
जैसे मानव सजीव की एक जाति, कुत्ता एक दूसरी जाति है, घोड़ा एक तीसरी जाति है, हाथी एक चौथी जाति, बरगद का पेड़ पौधों की एक, केला का पेड़ पौधों की एक, और अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 1.8 मिलियन जाति का पता लगा लिया है। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 18 लाख सजीवों की अलग अलग जातियों का पता लगाया लिया। हालांकि इतने जाति नहीं है, इससे भी अधिक जाति है, लेकिन धीरे धीरे उनका पता लग रहा। अब वर्गीकरण होता कैसे? समान जाति को मिलाकर बनाया जाता है वंश। क्या बनाया जाता है? जैसे मानव और कुत्ता एक ही वंश में, असमान गुण वाले वंश को मिलाकर बनाया जाता है फैमिली, यानी कुल। समान गुण वाले फैमिली मिलाकर बनाया जाता है ऑर्डर, जिसको गण का। समान गुण वाले ऑर्डर मिलकर क्लास, यानी वर्ग। असमान गुण वाले वर्ग मिलकर डिवीजन। डिवीजन का एक दूसरा नाम है फैलम, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, डिवीजन या फैलम। और ये सब समान गुण वाले डिवीजन मिलकर क्या बन जाता है? किंगडम बन जाता है। तो वर्गीकरण कैसे किया जाता है? जाति, समान गुण वाला जाति मिलकर, समान गुण वाला वंश मिलकर, समान गुण वाला कुल मिलकर, समान गण मिलकर, समान वर्ग मिलकर, समान डिवीजन मिलकर। अब पृथ्वी पर जाति कितना? 18 लाख। 1 मिलियन 10 लाख ना होता जी, 18 लाख सजीव है। 18 लाख सजीव को एक एक करके पढ़ना संभव है? नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन करते 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 किंगडम मात्र कितना? 5। किंगडम मात्र कितना? 5, जबकि जाति कितना? 18 लाख। लेकिन क्लासिफिकेशन करते करते 18 लाख को मात्र कहां पर ला दिए? 5 किंगडम में। आज 5 किंगडम को पढ़ना संभव है कि नहीं है? और 5 किंगडम पढ़ेंगे तो कितने जाति का नॉलेज मिलेगा? 18 लाख। यही है लॉजिकल चीज। तो क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि आप एक एक करके पढ़ नहीं सकते, और क्लासिफिकेशन इसी क्रम में किया जाता है जिसमें मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई या आधारीय इकाई कौन है? जाति मिलकर, समान गुण वाला जाति मिलकर। जैसे कुत्ता सियार एक ही वंश में है, समान गुण वाला वंश मिलकर, समान गुण वाला कुल मिलकर, समान गण मिलकर, समान वर्ग मिलकर, समान किंगडम मिलकर, समान डिवीजन मिलकर। अब किंगडम कितना? 18 लाख को पढ़ने में दिक्कत है तो पढ़ेंगे, समझे? 18 लाख था तब आप हल्ला कर रहे थे, जीव वैज्ञानिकों को पता चला, बोला कि हल्ला बंद करवाओ, सीधे ला दिया कहां पर? 5 पर। सब खुश हो गया, पढ़ के निकल गया। इसी को तो कहते हैं क्लासिफिकेशन। देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में कितना दम है। और क्लासिफिकेशन करिएगा तब जब आपको ज्ञात रहेगा क्या अब यही नहीं है तो कुछ होगा। इसीलिए इसे जाति को क्या कहते हैं? आधारीय। क्लियर? जाति भी बांटा जाता किसमें? वैरायटी में। अगर जातियों को बांटिएगा किसमें बटेगा? जैसे गाय एक जाति है, गाय एक जाति, लेकिन वही गाय में कंकरेज गाय, साहिवाल गाय, गिर गाय, जर्सी गाय, एचएफ गाय, ये सब क्या है? मैंगो पौधा की एक जाति है। लेकिन मालदा में आम हो गया, कलकतिया हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, दशहरी हो गया, ये सब क्या है? वैरायटी। ये सब क्या है? वैरायटी। तो जाति भी बढ़ता है किसमें? वैरायटी में। ठीक है ना? स्पीसीज क्या है? अंतर प्रजनन, यानी आपस में प्रजनन करने वाली
क्या है? ये नंबर गलत है, डी भी गलत है, इसका सही उत्तर सी है, सी। जाति अंतर प्रजनन यानी कि आपस में प्रजनन करने वाली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किन्हीं का मिस्टेक है या किसी क्लास में इसका उत्तर अलग दिए, सही करिए, इसका सही उत्तर सी होगा, सी। कर लिए? अंतर प्रजनन मतलब आपस प्रजनन, नजदीक संबंध बिल्कुल नहीं। जाति है तो वह एक रहेगा, नजदीक संबंधित होने का क्या मतलब है? बिल्ली और शेर क्या है? नजदीक संबंधित है, और वो आपस में प्रजनन कर लेगा तो क्या वो एक जाति हो जाएगा? बिल्ली अलग जाति है, शेर अलग जाति है। तो इसीलिए जाति अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। कोई प्रश्न में कोई गलत नहीं है, यही सही उत्तर है। द्विनामकरण पद्धति सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, द्विनामकरण पद्धति का जनक कैरोलस लीनियस, जो वर्गीकी के जनक है, वही द्विनाम पद्धति के भी जनक है। अब कहिएगा ये द्विनाम पद्धति है क्या? तो दोस्तों, भिन्न भिन्न सजीव का नाम भिन्न भिन्न देश में अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न सजीव का नाम भिन्न भिन्न देश में अलग अलग होते हैं, अलग अलग। अब जो अलग अलग होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अलग अलग नाम रहेगा तो सजीवों के संबंध में जानकारी साझा करने में, रिसर्च करने में दिक्कत होगा, है कि न है? आप भारत से भिंडी पर रिसर्च करके इंग्लैंड भेज दिए, अब वह इंग्लैंड मतलब भिंडी बूझिए ना, व्हाट इज भिंडी, तब आपको यह कि लेडीज फिंगर है कि ना है? तो वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने सजीवों का एक ऐसा नाम चयन करना चाहता था जो पूरे विश्व में क्या हो, एक हो। और सजीवों का वह नाम जो पूरे विश्व में एक है, उसे क्या कहते हैं? अब वैज्ञानिक नाम जो लिखा जाता है वो वंश और जाति को मिलाकर, यानी हर सजीव का भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग नाम होता है। अब भिन्न भिन्न देश छोड़िए ना, भारत में अलग अलग होता है। पटना में नेनुआ खा रहे, मधेपुरा जाइएगा झींगा हो जाएगा, है कि ना है? मधेपुरा जिला में आप नेनुआ खोजते रह जाएगा, मिलवे नहीं करेगा, झींगा झींगा चलेगा। आप यहाँ कद्दू खा रहे हैं, अब वहां पर सुपौल चल जाइए, वो सज में नहीं मिल रहा है वहां। तो दोष दीजिए दोस्तों, भारत में ही एक ही सजीव के, बात मत करिएगा, समझिए, मेरा बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपस में बात करिए। तो दोस्तों, भिन्न भिन्न देश तो छोड़िए, एक ही देश में एक ही सजीव के अलग अलग नाम, और इस नाम से बहुत ज्यादा दिक्कत, कहेगा किसको दिक्कत? जीव वैज्ञानिकों को। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि सजीव का एक ऐसा नाम हो जो पूरे विश्व में एक समान हो, और वो नाम जो सजीव का, वो नाम जो पूरे विश्व में एक रहता है, उस नाम को, अब वैज्ञानिक नाम, किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है दो पद मिलाकर, वंश और, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो। तो होमो मानव का क्या है? असैम्पियंस मानव की। और चूंकि वैज्ञानिक नाम दो टर्म से लिखकर बनाए जाते, इसीलिए वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं? और इस तरह से वैज्ञानिक नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? इसीलिए द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन कहलाते हैं? द्विनाम पद्धति के द्वारा क्या लिखे जाते हैं? पौधों के वैज्ञानिक नाम को पौधों का वानस्पतिक नाम भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम और पौधों के संबंध में वानस्पतिक नाम एक ही बात हुआ। वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए कितने पद की जरूरत है? आगे में, पीछे में। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे। 5 जगत वर्गीकरण।
देखिए सबसे पहले आया दो जगत वर्गीकरण। जगत को अंग्रेजी में किंगडम कहते हैं। सबसे पहले क्या आया? दो जगत। दो जगत वर्गीकरण किसने किया? केरोलस। दो जगत वर्गीकरण में था, दो जगत वर्गीकरण में था पौधा जगत और दूसरा और कोई जगत। तो सबसे पहला वर्गीकरण कैरोलस लीनियस ने किया था, जिसके कारण इसे वर्गीकरण के जनक और वर्गीकी के जनक कहते। लेकिन इनका वर्गीकरण दो जगत वर्गीकरण। अब कहेगा कि दो ये जगत का है, तो जिस समय ये वर्गीकरण कर रहे थे उस समय ज्यादा सजीव ज्ञात ही नहीं थे। आज ना 18 लाख है, लीनियस के समय नहीं थे। जब दो जगत वर्गीकरण आगे चलकर फैल फैल होने लगा, तब पेश हुआ क्या? तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण। और ये तीन जगत वर्गीकरण किसने किया? जर्मन वैज्ञानिक हिकेल। जिसमें तीसरा जगत में ये किसने जोड़ा? प्रोटिस्ट। पहला जगत पौधा जंतु और हिकेल ने क्या जोड़ दिया? प्रोटिस्टा। और दो जगत वर्गीकरण क्या हो गया? लेकिन आगे चलकर तीन जगत वर्गीकरण जो हिकेल ने प्रस्तुत किया था, यह भी गलत हो गया। यह भी गलत गलत इसलिए हो गया कि कई ऐसे सजीव बने नो जो न तो इसमें रख सकते थे, ना इसमें रख सकते, ना इसमें रख। अंत में पेश हुआ क्या? पांच जगत में। अब पांच जगत में कौन कौन जगत है? दूसरा, तीसरा, चौथा प्लांट, पांचवा एनिमल। ये पांच जगत वर्गीकरण। तो पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? आरएच बिटिकर के द्वारा दो जगत वर्गीकरण, कैरोलस लीनियस के द्वारा तीन जगत वर्गीकरण, हिकेल के द्वारा। यानी वर्तमान में न दो जगत मान्य है न तीन जगत मान्य। वर्तमान में सजीवों का कौन वर्गीकरण मान्य है? पांच जगत वर्गीकरण मान्य है दोस्तों। और यही वर्गीकरण नेपाल से लेकर रूस तक और रूस से लेकर चाइना तक पढ़ा जाता है। एनी प्रॉब्लम? जगत को अंग्रेजी में किंगडम कहते। एनी प्रॉब्लम? दो जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट, व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक। देखिए, पहला है, दूसरा है, समझिएगा, हल्ला मत करिएगा, फंगी। चौथा प्लांट, पांचवा। ये पांच जगत है। 18 लाख सजीव इसी पांचों जगत में है। इस पांच जगत में केवल एक जगत में क्या है? प्रोकैरियोटिक। अब बाकी चार जगत में क्या है? यूकैरियोटिक। यानी सारा प्रोटिस्टा का सजीव यूकैरियोटिक कोशिका से बना है। फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया यूकैरियोटिक कोशिका से बना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे प्राचीन कोशिका है और इस कोशिका से जो भी सजीव बने हैं सबको कहां रखा गया है? बाकी पांच में चार किंगडम जो है उनके सारे सजीव किस कोशिका से बने हैं? तो व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। अब बाकी सब में क्या है? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस पांच जगत में, इस पांच जगत में दो जगत में केवल क्या है? एक कोशिकीय। दो जगत में केवल, और दो जगत में केवल बहुकोश। कवक की बात करिएगा तो ये एक कोश के भी होते हैं। और तो पांच जगत में दो जगत में केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं।
दो जगत में केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे हैं, जबकि फंगी किंगडम के फंगी एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोश के ईस्ट एक कोशिकीय फंगी है। मशरूम बहुकोशिकीय फंगी है। 5 जगत में कुल कितने जगत में एक कोशिकीय है? 5 जगत में किस जगत में एक कोश के बहुकोश के दोनों जब सजीव हैं? क्लियर। एक कोशिकीय सजीव को सूक्ष्म जीव कहते। अंतर यह है कि मोनरा का एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला है और प्रोटिस्टा का एक कोशिकीय सजीव यू कैरियोटिक वाला है। समझ गए? द्विनाम पद्धति में दो शब्द, एक वंश और दूसरा, वंश को अंग्रेजी में कहते हैं और जाति को स्पेसीज, जीनस तथा तो द्विनाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं वंश और जाति को। अगला शब्द वंश को पिछला शब्द, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैम्पियंस है तो होमो मानव का, असैम्पियंस मानव की। तो द्विनाम पद्धति से वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं, जिसमें द्विनाम पद्धति के दो नाम में पहला नाम अंतिम नाम। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नाम के दो शब्दों में लिखना है जो बताते हैं उसके वंश व जाति। वंश व जाति। कहिए कोई दिक्कत? 110 तक। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? यानी कैरोलस लीनियस किस देश के थे? बात समझे कि नहीं समझे? पौधे के नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। टैक्सो, भूल से बी मारती गलत। नाम देने वाला विज्ञान। अब विज्ञान की शाखा कौन है? तो पौधों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांटना क्या कहलाता है? ठीक है, गुणों के आधार पर सजीवों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में होता है उसे क्या कहते हैं? 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय? स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा? सिस्टीमो नेचुरी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम। मोनरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण? देखिए, पोषण की दो ही विधि है, स्व पोषण और पर पोषण को विषम पोषण भी कहते हैं। तो मोनरा में आप देखें कि सारा तरह का पोषण होता। मोनरा में साइनोबैक्टीरिया था जो प्रकाश संश्लेषण करके क्या थे? तो एक कोशिकीय सजीव में सभी तरह का पोषण होता है। प्रोटिस्टा जगत के आने वाले जीव में होते कीमो, ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ, ऑटोट्रोफ सभी। कीमो ऑटोट्रोफ इसका हिंदी क्या होता है? रासायनिक हेटरोट्रोफ का मतलब पर, तो आपको हम बताए थे। और ऑटोट्रोफ का मतलब क्या होता है? और रासायनिक स्वपोषण के बारे में हम जिक्र किए हुए हैं। तो जितने भी सूक्ष्म जीव है मोनरा और प्रोटिस्टा में, तो अधिकांश सूक्ष्म जीव में विषम पोषण होता है या पर पोषण होता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव में स्वपोषण भी होता है। और स्वपोषण प्रकाश से भी होता है और रासायनिक पदार्थ से भी होता है। तो इनमें से सभी उत्तर होगा इनमें से निम्नलिखित में सही क्रम को पहचाने।
सबसे पहले एसपीसीज यानी क्या, एसपीसीज फैमिली, क्या होगा, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद डिवीजन या सॉरी 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 क्लास, क्लास के बाद डिवीजन या, और डिवीजन फाइलम के बाद किंगडम है मात्र कितने, तो एसपीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, सॉरी किंगडम। तो देखिए एसपीसीज के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जीनस, एसपीसीज, जीनस, ऑर्डर, ये सही है। ये क्या है, ये देखिए जीनस के बाद स्पेसीज, किंगडम के बाद जीनस, सरासर गलत। तो कौन सा क्रम सही है, क्रम याद हुआ कि नहीं हुआ, जाति मिलकर, स्पीसीज मिलकर, जीनस मिलकर, फैमिली मिलकर, ऑर्डर मिलकर, क्लास मिलकर, डिवीजन मिलकर, किंगडम कितना, किंगडम कितना, जाति कितना, क्लियर। तो दोस्तों इस पृथ्वी पर जीव वैज्ञानिकों ने 18 लाख सजीवों के जातियों का पता लगा लिया है, और इतने सारे सजीव को एक एक करके पढ़ना संभव, इसलिए सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी समान गुण वाले को एक जगह किया जाता है, और वर्गीकरण कुछ इस क्रम में किया जाता है। और सबसे बड़ा बड़ा स्तर है किसका, जो मात्र कितने हैं, जबकि सबसे छोटा स्तर जो कितने हैं, यानी मात्र वर्गीकरण की स्थिति ये है, या वर्गीकरण की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि मात्र आप 5 किंगडम को पढ़ करके कितने जातियों का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए किस टैक्सोनोमिक शब्द, अब टैक्सोनोमिक शब्द का क्या मतलब हुआ, ये जो है ना टैक्सोनोमी ऑर्डर कहलाता है, टैक्सोनोमी ऑर्डर, टैक्सोनोमी मतलब वर्गीकी क्रम, टैक्सोनोमी ऑर्डर मतलब वर्गीकी, तो ये जो पूरा देख रहे हैं आप इसे कहते हैं वर्गीकी क्रम, अंग्रेजी में टैक्सोनोमिक ऑर्डर। टैक्सोनोमी ऑर्डर का सबसे निचला स्तर, टैक्सोनोमी ऑर्डर का सबसे बड़ा। तो कह रहा है कि कौन किस टैक्सोनोमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं। वर्गीकरण टैक्सोनोमिक ऑर्डर का ये क्रम है, ये क्या है, और ये पायदान कहलाता, पहला पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, बात समझ गए ना। तो कह रहा है, सवाल ये कर रहा किस टैक्सोनोमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान में प्रयोग ला सकते, तो किस शब्द को, यानी टैक्सोन का प्रयोग यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसपीजी टैक्सोन, जीनस टैक्सोन, फैमिली टैक्सोन, ऑर्डर टैक्सोन। तो टैक्सोन शब्द टैक्सोनोमी ऑर्डर के किसी भी पायदान पर आप लगा सकते हैं, बाकी कोई शब्द कहीं लगा सकते हैं। क्लास नहीं चला, क्लास क्लास पूरा चल रहा है जी दोस्तों, क्लास कैसे नहीं चलेगा, गड़बड़ है जी। क्लास चल रहा है, यहां पर कई हजार लोग लाइव है। तो निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, एक्टिनो, एक्टिनो, एक्टिनो माइसिटीज, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है, क्या है, रिके टीएसिस, रिके रिकेटियसिस, माइको माइको प्लाज्मो, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? तो जो भी मोनरा किंगडम में है वो सब क्या है? अब मोनरा किंगडम में बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, रिकेटियसिस है, माइकोप्लाज्मो है, साइनोबैक्टीरिया है। ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना है, इसलिए ये सब प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया का भाई एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी है बैक्टीरिया का भाई, ये तो है छोटका भाई, और ये है सबसे बड़का भाई, प्रकाश संश्लेषण करने वाला। प्रकृति साइनोबैक्टीरिया को पैदा किया, तब जाकर जीवन का विकास हुआ हम लोगों का। नहीं तो साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर नहीं आता, तब तो हम प्रकृति के दिल में ही कैद रहते, पृथ्वी पर आने का मौके न मिलता। तो किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन, आपस में प्रजनन कर सकते हैं? स्पीसीज का परिभाषा ही है अंतर प्रजनन करने वाले जीव ही क्या है? अंतर प्रजनन, अंतर प्रजनन मतलब एक ही तरह के जीव से प्रजनन, नजदीकी संबंधित नहीं, एक ही तरह के जीव से प्रजनन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने की थी, बिल्कुल नहीं कैरोलस लीनियस ने ही की थी। कैरोलस लीनियस ही कृत्रिम वर्गीकरण को पहली बार इंट्रोड्यूस किए, यानी कि प्रचलित किए। कैरोलस लीनियस ने जो दो जगत वर्गीकरण किया था वो केवल बाहरी लक्षणों के आधार पर ही किया था, और कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण मूल रूप से कृत्रिम वर्गीकरण था। प्राकृतिक वर्गीकरण सारे लक्षणों को देखकर वर्गीकरण करना प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। केवल बाह्य लक्षणों को देखकर वर्गीकरण करना कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है, और सारे लक्षणों को, अंदर बाहर के सारे लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण करना प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। और प्राकृतिक वर्गीकरण की शुरुआत बेंथम और हुकर ने की थी। तो बेंथम और हुकर वे जीव वैज्ञानिक हैं जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत की थी, और प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिसमें सारे गुणों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। सभी जीव बने होते हैं किससे? कोशिका से। कोशिका बने होते हैं, जैव अणु से, जैव अणु बने होते हैं, इसलिए आंसर डी होगा। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में किस वर्ग में रखा गया है? 5 में केवल मोनरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी 5 में 4 यूकैरियोटिक ही है। जेनरा प्लेंटेरम किसने लिखा था? बेंथम तथा हुकर ने, और इसी पुस्तक में उन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली या पद्धति के जनक कौन है? हाँ, जेनरा प्लेंटेरम पुस्तक किसने लिखी है? एस्पीसीज प्लेंटेरम लिखा है कैरोलस, एस्पीसीज प्लेंटेरम लिखा है कैरोलस, जेनरा प्लेंटेरम और बेंथम और हुकर वही जीव वैज्ञानिक है जिन्होंने किसकी शुरुआत की थी? प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत की थी। सभी गुण को देखकर वर्गीकरण करना प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली कहलाती है। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोजोम के आधार पर किया जाता है तो उसे साइटोटैक्सोनोमी कहते हैं। पारिभाषिक शब्द याद रखिएगा, साइटोटैक्सोनोमी कहते हैं। क्रोमोजोम के आधार पर वर्गीकरण करना साइटोटैक्सोनोमी कहलाता है, साइटोटैक्सोनोमी कहलाता है।
या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कोशिकीय संरचना के आधार पर वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? कोशिकीय संरचना के आधार पर वर्गीकरण करना क्या कहलाता है? और आपको बता दे कि क्रोमोजोम भी क्या है? कोशिकीय संरचना। आपसे पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर वर्गीकरण, तो वो भी क्या कहलाएगा? साइटो का तात्पर्य ही क्या है? कोशिका। नेक्स्ट, समान गुण वाला कुल 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 किसमें? क्रम याद हो गया ना? इतना जल्दी कैसे याद हो जाएगा? हो गया, सबको नहीं हुआ होगा। हो गया, क्या बात। हम अपने जवानी में बहुत भूसकोल थे, पढ़ने में लगता हमको तो बहुत लेट से याद। जीवों के वर्गीकरण की तीन जगह दुई जगत वर्गीकरण, 5 जगह, 3 जगह है। क्या याद हो गया? नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका से? ध्यान दीजिए, अब समझिएगा। आप जानते हैं वैज्ञानिक नाम में 2 पद होते हैं, वंश और। अब वंश और जाति लिखने का भी सिस्टम फिक्स है। वैज्ञानिक नाम लिखने का भी सिस्टम फिक्स है। बदलिएगा सिस्टम फट जाएगा। अब कहिएगा क्या सिस्टम है? तो जैसे, अरे हल्ला मत करिए, समझिए। जानते हैं तो चुप रहिए, हम भी जानते हैं। तो वैज्ञानिक नाम वंश और जाति मिलाकर लिखा जाता है। वंश और जाति भी एक निर्धारित प्रणाली के तहत लिखे जाते हैं। जैसे होमो सैम्पियंस, होमो सैम्पियंस लिखने का तरीका गलत गलत है। ये सही से नहीं लिखा है। अब क्या कैसे सही है? तो वंश का नाम कैपिटल लेटर से शुरू करना है और उसके बाद स्पेस देना है। जाति का नाम कैपिटल लेटर से शुरू, जाति का नाम, ये सही तरीका। तो वैज्ञानिक नाम में पहला वंश, उसके बाद वंश का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, लेकिन जाति का नाम कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। अब वंश और जाति के बीच स्पेस देना है, हाइफन दे देंगे, गलत। जैसे हाइफन मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। हाइफन नहीं देना है, बीच में हाइफन नहीं देना। ये भी गलत तरीका है। ये सही तरीका। तो देखिए, कैपिटल कैपिटल गलत, कैपिटल कैपिटल गलत, स्मॉल स्मॉल गलत, स्मॉल। क्वेश्चन विवादित, ठीक है ना? हमको लगता है टाइप करने में जो मिस्टेक हो गया, क्योंकि बहुत देखिए क्वेश्चन यही, मूलभूत क्वेश्चन यही पूछा था। यहां पर कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल से शुरू नहीं होगा। वंश का नाम कैपिटल और जाति का नाम कैपिटल से नहीं, बल्कि बीच में हाइफन, हाइफन तो कहीं नहीं है। तो क्वेश्चन अभी जो बताए ना, उसी पर आधार पर यह क्वेश्चन है। फिलहाल इसका कोई उत्तर सही, अगर अमीबा का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो वो सही होगा अमीबा प्रोटियस। इस तरह लिखना पड़ेगा, अमीबा प्रोटियस इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक कैपिटल, बीच में स्पेस, पी स्मॉल रखना है। करेंट अफेयर का बुक कब आएगा? बहुत जल्द आएगा।
निम्नलिखित में किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रूण के लक्षण इम्ब्रियोनिक कैरेक्टर के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? पंचानन माहेश्वरी ने, भारतीय वैज्ञानिक। अब भ्रूण समझते हैं ना, ठीक है ना। देखिए, गर्भ अब विकास करके क्या बनता है? जो गर्भ होते हैं, फीटस होते हैं, वही विकास करके, अब भ्रूण ही विकास करके अब फिर वो लेते हैं। तो भ्रूण गर्भ का विकसित रूप है, भ्रूण गर्भ का विकसित रूप है। तो भिन्न भिन्न जीवों के भ्रूण के आधार पर वर्गीकरण करना, ये प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? पंचानन माहेश्वरी ने की थी। तो पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया? जितने भी प्लांट हैं, आप तो ये जानते हैं कि पौधा कौन है, ये जानते हैं ना। बहुकोशिकीय सजीव जिनके कोशिका में क्लोरोफिल है, उसे क्या कहते हैं? तो इस पृथ्वी पर जितने पौधा है, ध्यान दीजिए, उसे दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। एक क्रिप्टो और दूसरा टेनरोगैम्स। इस पृथ्वी पर जितना पौधा था वो प्लांट किंगडम में, और प्लांट किंगडम को दो भागों में क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में बांटा गया। ऐसे पौधे जिनमें फूल, बीज, फल ये सब नहीं लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनमें कोई भी लगता है, वो क्या है? यानी क्रिप्टोगेम में उन पौधों को रखा गया है जिनमें कभी भी फूल लगते, अब फूल नहीं लगने के कारण फल भी, अब फल नहीं लगने के कारण उसमें बीज भी नहीं बनते। फूल लगेगा तब ना उससे फल होगा, अब फल होगा तब ना उसमें बीज होगा। तो जिनमें ये अभाव है वो पौधा, उदाहरण के लिए सजावटी पौधा मनी प्लांट क्या है? क्रिप्टोगेम, क्योंकि तीनों में कुछ नहीं। जिनमें इन तीनों में कुछ भी है वो क्या है? पुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को, तो प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेम्स और ऐसे पौधे जिसमें फूल, फल, बीज नहीं लगते, उसे क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जिसमें फूल, फल या बीज लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अब ये भी समझ लीजिए, क्रिप्टोगेम्स को पुनः तीन हिस्सों में बांटा गया है। हेलो, अंग्रेजी नाम है ये, प्रायो, और दूसरा टेरिडो, और दूसरा फेनरोगेम्स को दो भागों में बांटा गया। एक जिम्नो, इसको अनावृत बीजी कहते हैं, और तीसरा एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीज। तो प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम, क्रिप्टोगेम और ऐसे पौधे जिसमें फल, फूल, बीज नहीं लगते हैं, ऐसे पौधे जिसमें कोई भी तीनों में कोई लग रहा है। क्लियर? अब थैलोफाइटा पौधे, सॉरी क्रिप्टोगेम में जितना पौधे, उसको तीन भागों में या तीन फाइलम में बांटा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कैसे पौधे हैं? अब जानते हैं क्रिप्टोगेम में फूल, फल, बीज, फल, फूल, बीज, फल। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है? तो इसका मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में फूल, बीज, फल। तो ये तीनों पौधे में फूल, फल, बीज नहीं लगते हैं। फूल, फल, बीज लगते हैं जिम्नोस्पर्म में, या तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कैसे पौधे? फेनरोगेम पौधे यानी फूल देने वाले पौधे। क्रिप्टोगेम मतलब फूल, फल, बीज कुछ भी। क्लियर हो गया?
तो ये समझ गए ना, पुष्पी पादपों को अपुष्पी पादपों, अपुष्पी पादप क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित है, क्रिप्टोगेम में सम्मिलित है, फेनरोगेम में। अनावृत बीजी को अंग्रेजी में कहते हैं जिम्नो, और आवृत बीजी को कहते हैं एंजियो। ये सब फेनरोगेम, ये दोनों फेनरोगेम। क्या होगा ये तो तभी थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन लक्षण है? अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेलो, एक तो आप जानते हैं कि थैलोफाइटा क्या है? क्रिप्टो, और थैलोफाइटा में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिसमें जड़, तनो, पत्ती कुछ भी। थैलोफाइटा क्रिप्टोगेम है, यानी थैलोफाइटा में फूल, फल, बीज, और इस थैलोफाइटा में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिसमें न जड़ है, न तनो है, न पत्ती है। ध्यान रखिएगा। अब सोचेंगे कि जब जड़, तना, पत्ती कुछ है ये नहीं है तो पौधा कैसे है? तो पौधा का परिभाषा ये नहीं है कि उसमें जड़, तना, पत्ती हो। पौधा का परिभाषा है कि बहुकोशिकीय शरीर हो और उसमें क्लोरोफिल हो, और ये दोनों होता है किसमें? बहुकोशिकीय शरीर होता है, क्लोरोफिल होता है, इसीलिए थैलोफाइटा पौधे। ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी ना, वो किसमें है? अब आप जानते हैं कि धरती पृथ्वी के स्थल पर केवल वही पौधा रहेगा जिसमें क्या होगा? जड़। एक पौधा स्थल पर रहे इसके लिए उसमें क्या होना जरूरी है? जड़ का होना जरूरी है। जड़ न रहेगा तो वह मिट्टी पर रह पाएगा। और थैलोफाइटा में जड़, इसका मतलब ये पौधे क्या होते हैं? थैलोफाइटा पौधे जलीय होते हैं या दलदल में उगते हैं? बरसात के समय उगने वाला काई पौधा है कौन? वो केवल बरसात के समय उगते हैं ताकि उसे पानी मिलते रहे। बरसात समाप्त, काई समाप्त। क्योंकि बरसात समाप्त हुआ, पानी समाप्त हुआ, और जड़ है नहीं कि मिट्टी से लेगा वो। बरसात समाप्त होने के बाद काई मर जाते हैं क्योंकि उसे जल नहीं मिल पाता है और वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। काई पौधा है। कौन पौधा? तो थैलोफाइटा क्या है? और इन पौधों में जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। और ये पौधे, और ये प्रमुख कौन पौधा है? थैलोफाइटा में मुख्य रूप से कौन आते हैं? अलगी आते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों थैलोफाइटा के बारे में थोड़ा बहुत जाने आप। थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाए जाते हैं? पादप शरीर वास्तविक जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। बिल्कुल सही है। इसका शरीर थैलस कहलाता है। बिल्कुल, थैलोफाइटा का शरीर थैलस कहलाता है। अधिकांश पादप या तो जलीय है या नम स्थानों पर उगते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जड़, और इसलिए यह स्थल पर इनमें से। अब थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं है तो जाइलम फ्लोएम होगा? नहीं होगा। तो इसमें जाइलम फ्लोएम भी नहीं है। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार? अब बीजाणु जनन बताए थे कवक बला में। कवक भी किस प्रकार से जनन करता था? आप जानते हैं बीजाणु जनन में एक थैली बनता है, उसमें बीजाणु बनता, वही बीजाणु से नया पौधा बनता। कवकों में भी इसी तरह का प्रजनन हुआ था। हालांकि कवक में ईस्ट में किस तरह से प्रजनन हुआ था? निम्नलिखित में कौन एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? सही बात, कवक तो पौधा है नहीं। अब मौस ब्रायोफाइटा है। मौस कैसा पौधा है? ब्रायोफाइटा पौधा। मौस कैसा पौधा है? ब्रायोफाइटा पौधा। फर्न कैसा पौधा है?
टेरिडोफाइटा पौधा है। फर्न कैसा पौधा है? कवक में क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए पौधा ही शैवाल थैलो फाइटा पौधा है। लाइकेन भी थैलो फाइटा पौधा है। लाइकेन भी थैलो फाइटा पौधा है। शैवाल भी थैलो फाइटा पौधा है। मॉस बरायो फाइटा पौधा है। फर्न टेरिडो एनी प्रॉब्लम? याद होते जा रहा है कि नहीं? ऑनलाइन वाले दोस्त बताइए कैसा चल रहा है आपका बायोलॉजी? थोड़ा पानी पी लेते हैं दोस्त। ए 50 तक जाएंगे। समय को मत के लेट हो गया दरोगा बनल जी। हाँ तो एकदम 24 घंटा रेडी रहिए। रिलैक्स होकर कोई दरोगा सब पगलाइए के बना है। न दरोगा का तैयारी रिलैक्स वाला है, न ड्यूटी रिलैक्स वाला है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, दरोगा बनना है तो अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, चॉकलेट बिस्कुट खाने वाला दरोगा नहीं बन। चॉकलेट बिस्कुट खाने का मतलब है बचपन, हो? शैवाल के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को, अरे हल्ला मत करिए। अगला कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। अब ध्यान देखिएगा, प्लांट किंगडम में जो शैवाल है वो सब क्या है? जो शैवाल एक कोशिकीय है वो प्रोटिस्टा में है। एक कोशिकीय शैवाल को प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया क्योंकि प्लांट किंगडम का सब बहुकोशिकीय है। तो शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय शैवाल या तो मोनेरा में है या प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय शैवाल प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में जितने भी शैवाल है वो सब क्या है? बहुकोशिकीय है। सब क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? इसका शरीर तैलस के समान। बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या कर रही होगा बैठ के, देख लीजिए। इसमें कोलो बिल्कुल पौधा है तो क्लोरोफिल पाया ही जाएगा, पाया जाएगा ना? अधिकांश शैवाल जलीय, बिल्कुल। जो बच गया दलदलीय। स्थल पर रहने का तो औकात है ही नहीं शैवाल में। स्थल पर वही पौधा रह सकता है जिसमें जड़ है। शैवाल के थैलस शरीर में उत्तर उत्तर यानी जाइलम फ्लो है। यह जड़ तो ना पत्ती का बातें है तो कहां से कुछ रहेगा दोस्तों? इसके शरीर में कोई उतक फुतक नहीं होता है। क्या हुआ? क्लियर? अगला, निम्नलिखित में कौन एक विकल्प सही सुमेलित है? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस पृथ्वी पर जितने भी शैवाल है वो 3 रंग के। कुछ शैवाल, कुछ शैवाल, कुछ शैवाल, अधिकांश शैवाल, कुछ शैवाल, कुछ शैवाल। तो शैवाल कितने रंग के? 3 रंग के। तो हरा शैवाल को क्या कहा जाता है? कोलरोफाइसी। भूरा शैवाल को थियोफाइसी। लाल शैवाल को रोडोफाइसी। तीनों। इसको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। हरा शैवाल क्या कहलाता है? भूरा शैवाल, लाल शैवाल। हाइड्रा के कोशिका में पाए जाने वाला शैवाल कछुआ, कछुआ, कछुआ। कछुआ के, टोटाई के पीठ पर उगने वाला शैवाल कौन है?
प्रोटोडर्मा, कछुआ, केचुआ नहीं, कछुआ, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास बर्फ के सतह पर उगने वाला शैवाल कौन है? क्लेमाइडोमोनास, मिट्टी पर उगने वाला शैवाल, मिट्टी पर उगने वाला कवक था टेरिकोलस। अब मिट्टी पर उगने वाला शैवाल है वो चेरिया। तो हाइड्रा एक समुद्री जीव है, जलीय जीव हाइड्रा, और कुछ शैवाल हाइड्रा के ही कोशिका में रहता है और वो है जूक्लोरेला। कछुआ के पीठ पर उगने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा, बर्फ की सतह पर उगने वाला शैवाल क्लेमाइडोमोनास, मिट्टी पर फैलने वाला उगने वाला। अब कहिएगा मिट्टी पर उगेगा तो मिट्टी पर, नम मिट्टी पर उगेगा क्योंकि इसमें जड़, लिख देते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। नम या दलदल मिट्टी, क्लियर। निम्नलिखित में कौन शैवाल बर्फ की सतह पर, कछुआ के पीठ पर, नम या दलदल मिट्टी पर, क्लियर हो रहा है। शैवाल की कोशिका भित्ति, अब शैवाल पौधा है ना जी, इस चैप्टर में सब पौधे हैं। अब पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती, सेलुलोज से। एक प्रश्न आ रहा है कि दरोगा की ड्यूटी कितने घंटा होता? दोस्तों, दरोगा का ड्यूटी एसपी तय करता है। शैवाल की विभिन्न जातियों में किस प्रकार का प्रजनन होगा? एक अकेला जीव भी अपने जैसे जीव उत्पन्न करे तो इस प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब प्रजनन करने के लिए दो जीव मेल तथा फीमेल की आवश्यकता पड़े तो इस प्रजनन को, ये जो शैवाल है इसमें नो मेल फीमेल, सब शैवाल अपने जैसा शैवाल उत्पन्न करता है। शैवालों में प्रायः अलैंगिक जनन होता, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन किस विधि से? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। एक अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे तो प्रजनन की इस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। जब प्रजनन के लिए दो जीव मेल फीमेल की आवश्यकता पड़े, लैंगिक। क्लियर। अब बाकी जनन को समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है? तीनों। क्लेमाइडोमोनास हरा शैवाल है, वोलबॉक्स हरा शैवाल है, यूलोथ्रिक्स हरा शैवाल है। निम्नलिखित में कौन एक हरा शैवाल नहीं है? लेवेनेरिया भूरा शैवाल है। क्या है? तो दोस्तों क्लोरेला हरा शैवाल है, कारा हरा शैवाल है, एस्पायरोगारा हरा शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास हरा शैवाल है, वोलबॉक्स हरा शैवाल है, यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगारा, कारा हरा शैवाल है। एक बार तो क्वेश्चन पूरा एस्पायरोगारा क्या है, शैवाल है, कैसा? हरा शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोश के शैवाल यूलोथ्रिक्स तथा ये रहेगा तो इसको मारना है, ये रहेगा तो इसको मारना है। नो टेंशन। जानते हैं इसको काहे ले जाता है? ये प्रोटीन के बहुत बड़े स्रोत है। क्लोरेला यूलोथ्रिक्स जैसे शैवाल में 50% तक प्रोटीन पाई जाती है। और दूसरा, अन्य शैवालों के तुलना में इसमें प्रजनन तेजी से होता है, तेजी से प्रजनन, अब प्रोटीन ही प्रोटीन।
यही कारण है कि इसे अंतरिक्ष यानों में कृत्रिम वातावरण बनाकर इन दोनों को रखा जाता है, जो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाकर या तेजी से प्रजनन कर पर्याप्त प्रोटीन के स्रोत के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भूरा शैवाल है? अब आपको याद करना कि फ्यूकस शैवाल है, सरगेसम शैवाल है, लेमिनेरिया शैवाल है और ये सब भूरा शैवाल है। थक गए हैं। सरगेसो समुद्र का नाम पड़ा क्योंकि सरगेसो शैवाल है, भूरा शैवाल, भूरा शैवाल। ऊपर वाला तो 49 में भाग रहा है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया भूरा शैवाल है, भूरा। केल्प किससे प्राप्त होता है? केल्प समुद्री घास है। केल्प समुद्री, जो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है, जो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। दोस्तों, अब कल होगा, आज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मिलिए याद करके। लगता है सिनेमा देख के जा रहा है इससे। हल्ला मत करिए, हम लोग ग्रेजुएट हैं जी, और हम लोग ग्रेजुएट, ये हमारे व्यवहार से पता चलनी चाहिए। ये जो मैट्रिक इंटर वाला कर रहे हैं, सब बहुत इसमें बचपन और ठीक है दोस्तों। प्रभात कुमार, बीके बॉय, सपना कुमारी, मनीष कुमार, आलोक कुमार, मनीष यादव, स्वीटी कुमारी, मिलते हैं कल के क्लास में।